अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो अबान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिनकी कोट लखपत जेल में तबीयत बिगड़ गई है। इन्हें आज कोट लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को दिल के अस्पताल में दाखिल कराने की सिफारिश की थी। नवाज शरीफ को कौन से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, ये जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, ये बताइएगा कि मियाँ साहब की हालत कैसी है और कौन से अस्पताल उन्हें मुमकिन तौर पर मुंतकिल किया जा सकता है? जी, जो मेडिकल रिपोर्ट समा को मौसूल हुई है उसके मुताबिक उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तो फौरी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ को किसी भी अस्पताल जो है दिल के अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि उनके जो दिल का निचला हिस्सा है वहाँ पर उन्हें खून वहाँ पे नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें दिल का अर्जा मुब्तला है और इसकी दिल की तकलीफ जो बढ़ सकती है। इसमें इस रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ को उस अस्पताल में मुंतकिल किया जाए जहाँ पर तमाम सहूलियात मुयस्सर हों। ये मेडिकल बोर्ड ने तमाम सिफारिशात जो है वो महकमा दाखिला को भिजवाई हैं। उन्होंने ये कहा है कि इन्हें फिलफौर जो है वो अस्पताल में जो है मुंतकिल किया जाए। अब हुकूमत ये डिसाइड करेगी कि उन्हें किस अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, उनका ये कहना है कि तमाम जो सहूलियात हैं इस मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तमाम सहूलियात हैं वो शरीफ मेडिकल सिटी में मौजूद हैं। अलबत्ता जो PIC है यहाँ पर सहूलियात 1-2 का फुकदान है, बाकी तमाम सहूलियात यहाँ पर हैं, लेकिन 1-2 की कमी यहाँ पर ज़रूर है। ये डॉक्टर अदनान के मुताबिक है जो ज़ाती मुआलिज हैं मियाँ नवाज शरीफ के। तो अभी तक यहाँ पर उन्हें लाने के अहकाम तो यहाँ पर अस्पताल में नहीं बताए गए कि किस वक्त उन्हें यहाँ पर लाया जा सकता है, लेकिन अभी हुकूमत डिसाइड कर रही है कि उन्हें आया कि PIC मुंतकिल किया जाए या शरीफ मेडिकल सिटी है वहाँ मुंतकिल किया जाए। ये इंतज़ामात यहाँ पर अस्पताल में तमाम कर लिए गए हैं, कमरा तैयार कर लिया गया। ये सर्विसेज में कहा जा रहा है कि जहाँ पर क्योंकि कमरा अवेलेबल है और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हो सकते हैं, यहाँ पर मरीजों के लिए दुश्वारी पैदा नहीं हो सकती। इस वजह से सर्विसेज अस्पताल में इनका कमरा तैयार किया गया है। सर्विसेज अस्पताल बिल्कुल जो PIC है उसके साथ लगता है, इस वजह से नज़दीक होने की वजह से इसमें कमरा तैयार किया गया कि अगर PIC में उन्हें रखा जाता है तो वहाँ पर मरीजों को मुश्किलात का सामना हो सकता है, सिक्योरिटी के भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसी वजह से इन्हें उसी जगह पे रखा जा रहा है जहाँ पर एहसन इकबाल सर्विसेज अस्पताल में जो कमरा था वहाँ पे रखा गया था। उसी कमरे में मियाँ नवाज शरीफ को मुंतकिल किया जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पे जो यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि उन्हें कमरा तैयार कर लिया गया। अलबत्ता गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल तौर पर अभी तक किसी को ये मतला नहीं किया गया कि इन्हें कहाँ पर मुंतकिल किया जाना है, आया कि PIC में मुंतकिल किया जाएगा या शरीफ मेडिकल सिटी में। अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया। मेडिकल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो यही है कि उन्हें अभी फौरी तौर पर जो है मियाँ नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो निचले हिस्से में वो नहीं हो पा रही। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वहाँ पे सहूलियात जेल के अंदर मुयस्सर नहीं है। जेल में जो भी अस्पताल है जहाँ पे डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं होती, इस वजह से मियाँ साहब को जो है अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि आरिफ हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। और पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि ज़ाती मुआलिज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें शरीफ मेडिकल सिटी में ही दाखिल कराया जाए, चूँकि उनकी तबीयत नासाज है, सारी सहूलियात वहाँ पर अवेलेबल हैं। हुकूमत क्या सोच रही है, कहाँ मुंतकिल किया जाएगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज़ तो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने जिस अंदाज से, जिस प्रोटोकॉल के साथ, जिस फैसिलिटेशन के साथ नवाज शरीफ साहब को मुजरिम होने के बावजूद रखा है वो सारों के सामने है। बावजूद इसके कि आले शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया गया कि मेरे वाले साहब को और हमारे लीडर को जनाब प्रॉपर तरीके से जनाब प्रोटोकॉल, फैसिलिटेशन ख्याल नहीं किया जा रहा, लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा। पहली दफा इन्होंने शिकायत की, पहला बोर्ड बना, उस बोर्ड का फैसला आया, ये राजी नहीं हुए, फिर दूसरा बोर्ड बना, उसमें भी ये राजी नहीं हुए तो तीसरा बोर्ड बना। और तीसरा बोर्ड अगर ये रिकमेंड कर रहा है कि इनको अस्पताल में दाखिल किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि इनको सर्विसेज अस्पताल में जब तक ये ठीक नहीं हो जाते इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनको शिफ्ट कर देंगे। अगर वो जो है ना मेडिकल बोर्ड ये करेगा और महकमा दाखिला इसके ऊपर फैसला ले लेगा, तो इनको सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जब तक इनकी तबीयत बेहतर नहीं हो जाती, तो जब तबीयत बेहतर हो जाएगी तो फिर वापस जो है ना वो अपने असल ठिकाने जो है ना कोट लखपत जेल में आ जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब, चूँकि आप ये कह रहे हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे मियाँ नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन जो उनके ज़ाती मौलिज ये कह रहे हैं कि शरीफ मेडिकल सिटी में उनको मुंतकिल किया जाए,
इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वहाँ क्यों नहीं मुंतकिल किया जा सकता? इसमें क्या कबाहत है, जरा बता दीजिए। देखो बात यह है, ये तो फैसला महकमा दाखिला करेगा। अभी तो रिकमेंडेशन आई है मेडिकल बोर्ड की तरफ से, तीसरा मेडिकल बोर्ड था जिसमें इनके अपने नॉलेज भी शामिल थे, और उनकी रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे अगर वो बोर्ड रिकमेंड करता है कि जेल के अंदर उनके इस बीमारी के हवाले से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाती है और उन्हें अस्पताल में होना जरूरी है, अस्पताल में दाखिल करना जरूरी है, तो फिर सर्विसेज हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में जो उनको शिफ्ट किया जाएगा ना। अच्छा, सरकारी अस्पताल में आप कह रहे हैं कि उनको शिफ्ट किया जाएगा, कब तक उनको शिफ्ट किया जाएगा सर्विसेज अस्पताल में, ये आपके पास इत्तलात हैं कुछ? और ये फिर आज कल का प्रोसेस होगा, आज हो जाएगा या कल हो जाएगा, ये फिर महकमा दाखिला इसमें इन्वॉल्व है, उसकी अप्रूवल है, उसकी सबमिशंस हैं, उसकी रिकमेंडेशंस हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होके जो ना, अगर वो मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन जो आ भी चुकी है, ये आपके सामने है सारी रिपोर्ट, तो हो जाएगी। जब इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो वापस से ना फिर आ जाएगी जेल में। अच्छा फैयाज साहब, ये भी इतलात आ रही हैं कि जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो उनकी रिपोर्ट्स मांग रहे हैं लेकिन उन तक रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही, इसकी क्या वजह है? देखिए, रिपोर्ट तो आपके सामने आ नहीं गई है ना सारी, कि मैंने ही आपको सेंड किया है ना, सबके पास आ चुकी है ना रिपोर्ट। पिछली भी जो रिपोर्ट थी जो ना, वो मैंने असेंबली के बाहर खड़े होकर जो सारी कौम के सामने रख दी थी, जो पिछले इनके सीने की और जनाब दिल की। अच्छा, ये रिपोर्ट आपने डॉक्टर अदनान को भेजी है फैयाज साहब? इस पता है, सारों के पास है जी, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। आपके पास अगर आ गई है तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया के पास आ गई है, वो तो इशू कोई नहीं है। उन्हें हर तरीके से फैसिलिटेशन दी जा रही है। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना कि उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से सुने दो, आप कह रहे हैं ना कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो शरीफ मेडिकल सिटी में फैसिलिटेट कर दें उन्हें, उसमें क्या कबात है? मेरी बात सुन ना, ये मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। आपका टीवी चैनल पिछले एक माह से दिखा रहा है कि हर जुमेरात को तमाम जनाब अहलो अयाल, बीवी बच्चे, कारकुन, लीडर सारे आते हैं, मिलते हैं। जुमेरात के अलावा भी मिलते हैं, खाने उनकी मर्जी के पक के आते हैं, उनको मर्जी के उनकी जनाब डिशेज आती हैं। कोई बंदिश नहीं है, ना मिलने जुलने में, ना खाने पीने में, ना रहने सहने में, ना मुलाकातों में। तो उनको, और फिर पहला बोर्ड बना, उस पर राजी नहीं हुए, दूसरा बना दिया, दूसरे नहीं राजी हुए, तीसरा बना दिया। कोई बंदिश नहीं है, जाती नॉलेज को मिलने की जनाब इजाजत है। तो इस वजह से ये मैं नहीं कह रहा, ये आप दोस्त मीडिया की जनाब टीवी चैनल इसको जनाब डेली दिखा रहे हैं ना। ठीक है फैयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने कहा कि सर्विसेज अस्पताल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शिफ्ट किया जाएगा, और चूँकि ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान वो ये कह रहे हैं कि शरीफ मेडिकल सिटी में उनको दाखिल किया जाए, लेकिन फैयाजुल हसन चौहान साहब ने यह कहा कि सरकारी अस्पताल सर्विसेज अस्पताल है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी। सरकारी अस्पताल में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। कोट लखपत जेल से नवाज शरीफ को अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा, ये जान लेते हैं। जेल के बाहर मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान। जहांगीर खान, अभी हमारी बात हो रही थी फैयाजुल हसन चौहान साहब से, तो वो ये कह रहे थे कि आज या कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं? फवाद, मियां नवाज शरीफ को आज कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने के कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका, और ना ही बज़ाहिर यहाँ पर कोई ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कोट लखपत जेल के बाहर के मियां नवाज शरीफ को आज मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि जेल इंतजामिया का कहना है कि महकमा दाखिला की तरफ से अभी तक उन्हें कोई हिदायत या कोई तहरीरी अहकामात मियां नवाज शरीफ की मुंतकिली के हवाले से मौसूल नहीं हुए। और जेल, कोट लखपत जेल के बाहर भी मामूल की सिक्योरिटी है, कोई स्पेशल डिप्लॉयमेंट या कोई ऐसे इंतजाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे कि मूवमेंट या कोई यहाँ से मुंतकिली का कोई कुछ देर में कोई इम्कान हो। जो मामूल की जो सिक्योरिटी है वही यहीं पर आज डिप्लॉय की गई है। जेल इंतजामिया का भी ये कहना है, और इसके अलावा सिक्योरिटी पुलिस का भी ये कहना है, एसपी सिक्योरिटी का भी, कि इनको जेल इंतजामिया या महकमा दाखिला करने के लिए कोई सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर लोग मुंतजिर जरूर हैं, कुछ लोग, चंद लोग हैं जो कि मुंतजिर हैं कि किस वक्त उनको मुंतकिल किया जाए, लेकिन जेल इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई हतमी जवाब जो है उनकी मुंतकिली के हवाले से नहीं दिया गया। ठीक है जहांगीर खान, आप नजर रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आरिफ मलिक, आपने हमें आगाह किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में देखिए बसों में मुसाफिरों की जगह सामान। बर्फानी तूफान ने मगरबी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का तूफान है। महंगाई की शरह 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा कि इस महंगाई के तूफान ने किस किस चीज को अपनी लपेट में लिया है?
देखिए तकरीबन तमाम अशिया हैं फवाद। अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब छोड़ के गई थी तो 4.2% थी महंगाई में इजाफे की शरह मई में, 5.8% हो गई निगरान दौर में और अब 7.25% पर तकरीबन पहुंच गई है, जो कि तकरीबन 4.5-5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। और तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। आप देखें गैस 85% प्राइसेस बढ़ गई हैं एक साल में, और जिसमें CNG 28% है, और साथ मोटर फ्यूल 18%, मिट्टी का तेल 16%, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट 15%, और गाड़ियाँ भी 14% तक महंगी हुई हैं। सेहत और तालीम की बात करें तो जो तालीम है वो 10% महंगी हुई है, और सेहत की सहूलियात तकरीबन 8% से ज़्यादा यानी 8.4% महंगी हुई है। 15% तो खाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता माह। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता एक साल में 32% रुपए की कदर गिर चुकी है, और ये महंगाई का इम्पैक्ट अब तक आ चुका है। और आने वाले दिनों में स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें यही खदशा जाहिर किया गया है कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। 6% टारगेट था इस साल के लिए, लेकिन ऑलरेडी 7.25% तक पहुँच चुकी है, और अभी तकरीबन 5 माह बाकी हैं इस माली साल के। तो देखना यही है कि ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है, मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, कीमतों की जो अशिया की कीमतें हैं वो ऊपर जा रही हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ट्रेंड देखने में यही आ रहा है कि महंगाई की शरह जो है वो ऊपर जा रही है। क्या इस महंगाई की शरह को नीचे लाने के लिए इक़दाम जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं वो आप समझते हैं कि हौसला अफजा हैं, महंगाई की शरह नीचे आ सकती है? लेकिन फवाद आसार ऐसे नज़र नहीं आ रहे। आप देखें कि अभी गुज़िश्ता रोज़ ही जो कमी की गई है पेट्रोलियम प्राइसेस में, वो सिर्फ 23 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल, और बाकी चीज़ें जो हैं वो 59% तक कम की गई हैं, 59 पैसा एक्चुअली। तो आप देखें कि हुकूमत अगर इस तरह के मैयत लेगी तो महंगाई नीचे नहीं आएगी। पेट्रोलियम प्राइसेस ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से महंगाई हमेशा ऊपर जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही हैं प्राइसेस, हुकूमत कम रिलीफ दे रही है। अब बजट भी आगे आ रहा है जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और यकीनन हुकूमत को डेफिसिट है तकरीबन 225 अरब रुपये का, टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है। तो वो रिकवर आवाम से ही करना है, जो कि बेजान किस्म की मखलूक समझ ली गई है। हुकूमत की जानिब से ऐसे मैयज लिए जा रहे हैं कि जिससे महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। अगरचे कहा जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स को, इन्वेस्टर्स को, ताजरों को रिलीफ दिया गया है मिनी बजट में, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो आम तबका जो है, गरीब तबका, जो पिसा हुआ तबका है, उसके लिए कोई आसानी फ़िलहाल या कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल से रुकी हुई मेट्रो बस सर्विस चल पड़ी है। इस्लामाबाद की ज़िलाई इंतज़ामिया से हड़ताली ड्राइवर्स के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। सर्विस बहाल हुई तो शहरियों की जान में जान आ गई। आदिल जनौली की रिपोर्ट देखिए। ज़िले इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मेट्रो के ड्राइवर्स दोबारा ड्राइविंग सीट पर आ गए। एक दिन की हड़ताल के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मेट्रो बस सर्विस बहाल। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ मुज़ाकरात में ड्राइवर्स ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। साथ ही कह दिया मंगल तक मुतालबात पूरे न हुए तो दोबारा हड़ताल करेंगे। एक दिन की हड़ताल और टैक्सी के भारी किरायों ने शहरियों को मेट्रो बस सर्विस की अहमियत भी जता दी। कल जब हम मेट्रो पे जाने के लिए आए तो मेट्रो बंद थी, तो फिर हमें प्राइवेट गाड़ी पे जाना पड़ा। आज हम सस्ती सवारी में अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी पे आए हैं। मेट्रो बस ड्राइवर्स ने ड्यूटी का दौरानिया 12 से कम करके 8 घंटे करने और तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया है। ये भी कहते हैं बिला जवाज जुर्मानों का सिलसिला खत्म किया जाए। कैमरामैन अजब गुल के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। कुछ ही देर में देखिए बसों में मुसाफिरों की जगह सामान। सोई सदरन गैस कंपनी को प्रेशर में कमी का सामना है। सिंध में CNG की शेड्यूल बंदिश में 12 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। तर्जुमान सोई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन की तलब पूरी करने के लिए सिंध भर के CNG स्टेशन की बंदिश का शेड्यूल तब्दील किया गया है। जुमे के रोज़ बंद होने वाले CNG स्टेशन अब 36 घंटों के बाद आज रात 8 बजे खुल जाएंगे। बलूचिस्तान की बसें मुसाफिरों के बजाय सामान और पेट्रोलियम मसनूआत से भरी जाने लगी हैं। हमसाया ममालिक से सामान का बड़ा हिस्सा मुसाफिर बसों के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मगल किया जाता है। मजीद जानते हैं कोयटा से जैनुद्दीन की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की बसें स्मगलिंग का अहम जरिया बन गई। तफ्तान, पंजगूर और तुर्बत से बरास्ता सड़क स्मगल किया गया सामान कोयटा पहुँचाया जाता है। समा टीम कोयटा के इलाके सरियाब रोड के गोदाम पहुंची, जहां सरहदी इलाकों से आने वाली बसों से सामान उतारा जा रहा था। कोई भी शख्स यहां मौक़िफ़ देने को तैयार न हुआ। पता नहीं है कि सामान वाली गाड़ी है कि सवारी वाली गाड़ी है, ये मुझे मालूम नहीं है कि ट्रक में सामान आएगा या इसमें आएगा।
कोयटा में छोटे बड़े 5 ऐसे बस अड्डे काम कर रहे हैं जहां दिन रात मुसाफिरों के बजाय सिर्फ सामान ही उतारा जाता है। बलूचिस्तान ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनीज एसोसिएशन के सदर नूर अहमद काकड़ ने इल्जाम लगाया है कि 95% स्मगलिंग बसों के जरिए ही होती है। 95% स्मगलिंग का सामान जो है ना वो इन कोचेज़ में जाते हैं, बाकायदा उन्होंने बॉडीज़ में सीटों के नीचे जगह बनाए हुए हैं। अब बसों वालों ने क्या किया कि उसको सवारियों का परवाह नहीं है, डीजल भी वो इसी में ले जाते हैं, पेट्रोल भी इसी में ले जाते हैं। तो हमारा कारोबार यकीनन इन बसों के इन एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। ये माफिया इतना ताकतवर है कि ज़ाहिरीन की बसों की आड़ में भी कारोबार जारी रखता है। इन माल बरदार बसों में से बेशतर की सीटें निकाल ली जाती है और फिर ईरान से स्मगल किए गए बिस्किट, शैम्पू, कराकरी, कालीन, डीजल, पेट्रोल और जो चाहे चंद सौ रुपए में मतलूबा मकाम तक पहुंचा दे। कस्टम हुकाम ने हाल ही में रेल के जरिए स्मगलिंग की कोशिश भी नाकाम बनाई, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ बड़े माफिया के आगे बहुत छोटी साबित होती है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। सिर्फ कोयटा ही नहीं बल्कि चमन में भी छोटी गाड़ियों में स्मगलिंग का सामान भेजा जाता है। सईद चकजई रिपोर्ट करेंगे आपको। यह है बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर चमन, जहां 150 से 200 छोटी गाड़ियों में बड़ा सामान छुपाया जाता है। टायर्स, साइकिलें, घी के डब्बे, स्पेयर पार्ट्स सिर्फ 150 से 200 रुपए लेकर दूसरे शहरों तक पहुंचाए जाते हैं। ये आजकल सवारी तो बहुत कम है, किराया में भी इजाफा नहीं होता है और किराया कम मिलता है। तेल बहुत महंगा है कोयटा पे, पाकिस्तानी तेल, और किराया मुनासिब नहीं होता है, इसीलिए वजह से लोग कुछ टेर वगैरह डालते हैं। 100-200 रुपए किराया मिलता है, इजाफी चार्जर। ड्राइवर इतने बेखौफ हैं, छतों पर भी सामान लाद कर दूसरे शहर ले जाते हैं। अंजुमन ताजरान को न सिर्फ ये सब ठीक लगता है बल्कि इस गैर कानूनी कारोबार में मजीद रियायत भी चाहते हैं। इधर हमारे और रोजगार के मौके नहीं है और हम इन गाड़ियों के जरिए इन गाड़ियों वालों को 200 रुपये, 300 रुपये वो एक टेर और एक जोड़ी टेर पे इस पे दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से इन गाड़ियों वालों को परेशान किया जाता है। माल बरदार गाड़ियों के बजाय चमन के ताजर वैन्स, टैक्सी और गाड़ियों में सामान बिला रोक टोक मुंतकिल कर रहे हैं। इक्का दुक्का कार्रवाई ही होती है। सईद चकजई, समा, चमन। बसों के जरिए स्मगलिंग पर अरकान बलूचिस्तान असेंबली मुख्तलिफ राय रखते हैं। कोई कहता है कि चंद रुपयों की खातिर इंसानी जानों से न खेला जाए, तो कोई इसे रोकने के लिए मुअस्सर कानून साजी का मुतालबा कर रहा है। बस का मालिक हो या कंपनी, चंद पैसे तो उनको डीजल के हवाले से मिल सकती है, लेकिन इंसानी जान बहुत कीमती है। ये एक बॉर्डर ट्रेड है जिसको अगर प्रॉपर किया जाए, ड्यूटीज के हवाले से, जो प्रॉपर कस्टम के हवाले से उसको प्रॉपर किया जाए तो बेहतर है। ये एक वफाकी मसला है और जो कस्टम है वो एक वफाकी महकमा है और वो बॉर्डर से ये किस तरह आ रहा है, तो ये आपका मसला है और आप जो हैं इसको देखें और रोकें। अगर आ जाता है तो ज़ाहिर है फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। अहम खबर के महकमा दाखिला पंजाब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली जड़, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टेस्ट अब सर्विसेज अस्पताल में होंगे, मंजूरी दे दी गई है? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उनकी चेकअप के लिए उसकी रिपोर्ट और सिफारिश के मुताबिक उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया और इस हवाले से महकमा दाखिला है उसने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी भी दे दी है और उम्मीद है कि आज उन्हें जो लाहौर के सर्विसेज अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि उन्हें न सिर्फ हार्ट का इशू है, इसके साथ साथ उनका पुराना एक गुर्दे का भी इशू है। तो इसलिए एक ऐसे हॉस्पिटल में रखा जा रहा है क्योंकि दोनों हॉस्पिटल एक दूसरे के हमसायगी में मौजूद हैं, तो इससे उनके इलाज मुआवजे में आसानी रहेगी डॉक्टरों को, ताकि उनके जो गुर्दों का मसला है वो भी उनके भी प्रॉपर टेस्ट हो सके और इसके साथ साथ उनके दिल का जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे खून की सप्लाई मुतासर हो रही है, उस हवाले से भी ट्रीटमेंट हो सके। इसके साथ साथ जो सर्विसेज अस्पताल है वहाँ पर VIP जो रूम है वहाँ तैयार कर लिए गए और उस तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं और ये वही कमरा है जहाँ पर इकबाल एहसन साहब को भी रखा गया था जब उन्हें पर हमला हुआ था कातलाना। तो अब तमाम इंतजाम मुकम्मल है, अब देखा जाएगा कि कब तक कोटलखपत जेल से उन्हें यहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली जड़। अब एक ब्रेक, मगर उससे पहले न्यूज अपडेट।
बलूचिस्तान है 12 मई के केसेस। मेयर कराची वसीम अख्तर समेत दीगर 21 मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद। मफरूर 17 मुल्जिमान एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सर्दी तो शदीद पड़ी लेकिन गर्मी भी खूब होगी और सैलाब भी आएंगे। महकमा पाकिस्तान फ्लड कंट्रोल ने खबरदार कर डाला। चेयरमैन अहमद कमाल कहते हैं रवां साल पाकिस्तान में सख्त गर्मी पड़ेगी, पहाड़ों पर बर्फ पिघलेगी, दरियाओं में पानी के इजाफे की वजह से सैलाब का खतरा ज्यादा है। और ऑलराउंडर शुएब मलिक 37 बरस के हो गए। मलिक ने सालगिरह केप टाउन में टीम के खिलाड़ियों के हमरा मना। सरगोदा के हल्के NA 91 के 20 पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा वोटिंग का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ के आमिर सुल्तान चीमा और नून लीग के डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी आमने सामने हैं। हल्के में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 20 पोलिंग स्टेशन पर 28,718 लोग हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी पर रेंजर्स और 700 से जायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। हल्के में दफा 144 भी नाफिज की गई है। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तैमूरिया पुलिस से मुबैना मुकाबले में जख्मी होने वाला मुल्जिम बिलाल दम तोड़ गया है। फ्रेयर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। साइड सुपर हाईवे पर पुलिस ने माल बरदार ट्रक छीनने की वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ सखी हसन के करीब तैमूरिया पुलिस से मुबैना मुकाबले में ज़ख्मी हो जाने वाला मुल्जिम बिलाल अस्पताल में ही दम तोड़ गया। बिलाल को टांग में गोली लगी थी। ज़ख्मी होने के बावजूद 1 रोज़ थाने में रखा गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मुल्जिम को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां 5 से 8 मिनट बाद ही वो दम तोड़ गया। कराची तैमूरिया पुलिस की तहवील में मुल्जिम की हलाकत पर एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख ने नोटिस ले लिया है। जुमेरात को मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था, लेकिन अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय 1 रोज तक थाने में रखा गया। अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया। मजीद जानते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, मुल्जिम को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया, क्या मौके था पुलिस का? देखिए, जुमेरात के रोज ये मुकाबला हुआ था। मुबैना मुकाबले में ये बिलाल नामी स्ट्रीट क्रिमिनल है जो जख्मी होता है, जख्मी हालत में जो है अस्पताल मुंतकिल किया था। उसको तिबी इमदाद के बाद थाने मुंतकिल कर दिया गया था। गुज़िश्ता रात जिसकी तबीयत खराब हुई थी, इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स का इब्तदाई तौर पर ये कहना था कि इसको हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक की बाइस ये जाँ हो गया है। वाकई की जो है इंक्वायरी की जो है वो कमेटी बना दी गई है। एडिशनल IG ने जो है इस पर नोटिस ले लिया है और DIG वैसे से इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर तलब कर ली है। इस वक्त जो है दोबारा इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सही 3 दिन तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया शाहनवाज। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में प्रॉपर्टी की सरकारी कीमतों में इजाफा हो गया है। कितनी महंगाई हो रही है, जानते हैं साथी एंकर फैसल करीम से। जायदाद करोड़ों की मगर सरकारी कीमत चंद लाख। अब मार्केट रेट और DC रेट का फर्क कम करने के लिए FBR की कोशिशें जारी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत 20 बड़े शहरों में जमीनों की नजर सानी शुदा कीमतों के नोटिफिकेशन का इजरा किया गया है। आइए कराची की बात करते हैं। यहाँ इलाकों की कैटेगरीज 9 से बढ़ाकर 11 कर दी गई हैं। डिफेंस, क्लिफ्टन, सिविल लाइंस, बाग आइलैंड, गार्डन ईस्ट, गुलशन इकबाल, KDA, अब्दुल्ला हारून रोड, बंस रोड, फातिमा जिना कॉलोनी और दीगर पॉश इलाके A1 कैटेगरी में शामिल हैं। इस कैटेगरी में रिहायशी ओपन प्लॉट की कीमत 42,000 फी मुरब्बा गज, जबकि रिहायशी बिल्डर प्रॉपर्टी की कीमत 48,000 फी मुरब्बा गज मुकर्रर की गई है। दीगर इलाकों के सरकारी निर्ख में 20% तक इजाफा किया गया। आबाद तंजीम का दावा है कि DHA कराची के निर्ख में 100% इजाफा किया गया। इस्लामाबाद का रुख करें तो सेक्टर E7 सबसे महंगा रिहायशी इलाका करार दिया गया है। यहाँ रिहायशी प्रॉपर्टी की कीमत 68,580 फी मुरब्बा गज मुकर्रर की गई है। सेक्टर F6 और F7 में 58,260 मुरब्बा फी गज, सेक्टर F10 में 50,460 रुपए फी मुरब्बा गज
और I-15 में रिहायशी प्रॉपर्टी की कीमत का तयन 8,208 रुपये मुरब्बा गज किया गया है। अब FBR ने आखिरी बार अगस्त 2016 में जमीनों के सरकारी निर्ख का तयन किया। कराची में सिंध गवर्नमेंट शाह फैसल कॉलोनी अस्पताल तबाह हो रहा है। फंड्स ना होने से सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मजीद शफकत अजीज की रिपोर्ट देखिए। शाह फैसल कॉलोनी में 50 बिस्तरों वाला सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सहूलियात ना होने से खराब सूरत हाल में जा पहुंचा है। इलाका मकीन सख्त परेशान रहते हैं। इधर बड़ा अस्पताल कर दिया जाए, अध्यात के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, इधर ही जबरदस्त दवाइयाँ मिलेंगी। जिना अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर है और उसके अलावा कैंसर का है और जैसे बड़े मर्ज हैं उसका इलाज यहाँ पे होना चाहिए। और दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर की मशीनें और आलात पड़े पड़े खराब हो गए। वार्ड्स 15 साल बाद भी बंद पड़े हैं। लेबॉर्ट्री भी किसी मजाक से कम नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कहते हैं कि फंड्स की कमी और सिक्योरिटी ना होने से अस्पताल का बुरा हाल है। बजट है वो इतना नहीं आया है कि हम ये चीज़ चलाएं। सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है कि हम 24 घंटे यहाँ पेशेंट रखें। 15 साल पहले बनने वाला अस्पताल महकमा सेहत और वजीर सेहत सिंध की तवज्जो का तलबगार है। शाह फैसल कॉलोनी का ये सरकारी अस्पताल तबाही के दहाने पर है। इलाका मकीन कहते हैं कि हुकूमत अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो ये बेहतरीन अस्पताल बन सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। बर्फ़ से बाला इलाकों की खूबसूरती तो बढ़ गई है, लेकिन मकामी लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में है। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। किन मुश्किलात का सामना है उन्हें रिपोर्ट में जानते हैं। बर्फ में लिपटी वादियां, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। दीर के इलाके कुमराट में बच्चों को नई तफरीह मिल गई। एक दूसरे पर बर्फ की गोलाबारी शुरू कर दी। सड़कों पर फिसलन की वजह से ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना है। एबटाबाद के इलाके गलियात में 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद का मरी से जमीनी राब्ता अब तक बहाल न हो सका। नवाही इलाकों में रास्तों की बंदिश की वजह से मकामी अफराद महसूर होकर रह गए हैं। मलका कोहसार में हालिया बर्फबारी के बाद मतला साफ हो गया। सर्दी मजीद बढ़ गई और दर्जा हरारत -6 तक पहुंच गया। आजाद कश्मीर में मौसम अबर आलूद है। कहीं धूप तो कहीं बादल छाए हुए हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। जनाब, बात हो रही है पाक इस्लामाबाद वालों की, जिनका सेहत अफजा शहर खूबसूरती में ही बेमिसाल नहीं बल्कि सुबह चहलकदमी के लिए सहूलियात के लिहाज से भी अपनी मिसाल आप है, लेकिन फ़ायदा उठाने वाले बस आटे में नमक के बराबर हैं। माजरा क्या है जानते हैं हबीब अहमद की इस रिपोर्ट में। मारगला के दामन में सरसब्ज फिजाएं, ताज़ा हवाएं, अपनी सेहत से मुखलिस लोग ऐसी उजली उजली सुबह का साथ हरगिज नहीं छोड़ते। शहर में वॉकिंग ट्रैक्स की भरमार, लेकिन ये रास्ते कदमों की चाप को तरसते हैं। तकरीबन 8 सेक्टर में वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, लेकिन अफसोस कहना पड़ता है कि यहाँ कोई ट्रेंड ही नहीं है अपना लोगों के वॉक का। कुछ वॉक भी कर रहे थे लेकिन बहुत कम तादाद है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं जिसे मुसीबतों से बचना है वो मोटापे से बचे, जिसका एक ही रास्ता है मॉर्निंग वॉक। मोटापा जिसको होता है उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, शुगर अल्टीमेटली हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपको जिगर का मसला हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म का कैंसर हो सकते हैं। वॉक करने से आप देखिए लातादाद बीमारियों से बच सकते हैं। जब मॉर्निंग वॉक होती है तो ठाठ के साथ होती है, फिर काहली, सुस्ती और बीमारियों का भला क्या डर। सियाने कहते हैं सुबह की सैर को आएं और सेहतमंद जिंदगी पाएं, इसकी कीमत है बस नींद की थोड़ी सी कुर्बानी। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ हबीब अहमद, समा, इस्लामाबाद। मौसम सरमा में जहां ठंड से बचने की हर कोई कोशिश करता है, वहीं सर्दी की धूप सभी को भाती है। विटामिन डी के खजाने यानी धूप से इस्लामाबाद के शहरी किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं, बता रहे हैं आबिद अली। सर्दी आए कपकपी लाए, मगर जब धूप छाए तो ठंड भगाए। जाड़े में सूरज जलाता नहीं, दोस्त बन जाता है, बदन सहलाता है, जी बहलाता है। इसी को तो कहते हैं ठंडी रुत की मीठी धूप। पेट पूजा हो या सैर सपाटा, पढ़ाई लिखाई हो या खेल कूद, जाड़े की रुत में धूप की हिद्दत भला किसे नहीं भाती। स्किन ड्राइनेस नहीं होती और ये है कि सन ब्लॉक इसलिए है कि
सन की वजह से कुछ स्टेन्स हमारे पड़ जाते हैं, तो वो अवॉइड करता है सनब्लॉक। बच्चे हों बड़े या फिर सिन्फे नाजुक, जाड़े में धूप से सबकी गाड़ी चलती है। सूरज के थ्रू हमें विटामिन डी भी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी करने में हेल्प करती है, बल्कि उसके थ्रू हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इन साहिब ने तो गर्म कपड़ों का तकल्लुफ भी नहीं किया। कहते हैं धूप जितनी बराह रास्त सेकेंगे जान उतनी ही बनेगी। सर्दी से बचने के लिए तमाम जतन अपनी जगह पर, लेकिन ठंडी ठंडी सर्दी में इस सूरज की गर्मी का एक अपना ही मजा है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। गवर्नर हाउस कराची में 3 रोज़ा अदब फेस्टिवल हो रहा है। पहले रोज अदब की दुनिया में फनकारों ने अपने जौहर दिखाए, कवाली रक्स की महफिल भी सजी। सादर रहमान रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर हाउस कराची में अदब के दीवानों की महफिल सजी। गवर्नर सिंध ने 3 रोज़ा अदब फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कव्वाली ने हाजरीन में समा बांध दिया। कुतुब स्टॉल से नौजवानों को खूब मालूमात मिलेगी। नौजवान नस्ल कंप्यूटर में डिफरेंट चीज़ों में इस तरह से एंगेज हो गई है। उनके अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा फेस्टिवल अरेंज किया गया। बुक के हवाले से भी लगे हैं। हमारी यूथ बेसिकली किताबों से बड़ी दूर होती जा रही है, तो एक ये अच्छी चीज़ है। एक तो मशहूर राइटर्स की बुक्स रखी हुई है। इल्म व अदब से भरपूर रंगारंग फेस्टिवल इतवार तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ सादुर रहमान, समा, कराची। मशरक़ का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली वादी स्वात ने स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर को भी अपना गर्विदा बना दिया है। जनाब स्विस सफ़ीर थॉमस कोली वफ्द के हमरा दौरा करने पहुँचे तो जन्नत नज़ीर वादी के नज़ारों में खो से गए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। खूबसूरत मुकामात और हजारों साल पुरानी तहजीब की अमीन वादी स्वात। जन्नत नज़ीर वादी ने गैर मुल्कियों को भी अपना दीवाना बना लिया। स्विट्जरलैंड के सफीर थॉमस कोली वफ्द के हमरा स्वात पहुंचे। रिवायती मूसीकी से खूब महसूस हुए। वफ्द ने 2500 साल पुराने आसार कदीमा का भी दौरा किया। You have very friendly people. This is also extremely important. You have the culture, you have the history, you have such a rich cultural heritage. दौरे के दौरान सूबाई वजीर सयाहत ने स्वात में मौजूद आसार कदीमा को आलमी सतह पर उजागर करने का अज़म दोहराया। 50 करोड़ रुपए हमने रखे हैं सिर्फ ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, और उसमें से मोस्टली बुद्धिस्ट साइट हैं जिनको हम ठीक कर रहे हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से स्विस सफीर और दीगर मेहमानों को इलाकाई टोपी और शालें पहनाई गई। बुद्धमत के पैरोकारों को स्वात लाने से न सिर्फ इस हसीन वादी की हजारों साल पुरानी तारीख जिंदा होगी, बल्कि इससे यहाँ की मईशत भी परवान चढ़ेगी। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। तारीखी शहर मुल्तान के 6 गेट खास अहमियत रखते हैं। सदियों पहले शहर की हिफाजत के लिए बनाए गए दरवाजों की कहानी राशिद हमीद की जुबान। मुल्तान में दाखिले के 6 गेट जो कभी इसकी पहचान थे। पाक गेट मूसा पाक के नाम से, दिल्ली गेट दिल्ली जाने के लिए, दौलत गेट बुजुर्ग दौलत के नाम पर, लोहारी गेट लाहौर जाने के लिए, बुहड़ गेट बुहड़ के दरख्त से मंसूब हुआ, जबकि हरम गेट खवातीन के लिए था। तारीख में आला शान और शौकत रखने वाले ये नायाब दरवाजे अब तबाह हाली की दास्तान हैं। बोर्ड गेट जो है उसको अपनी असल हालत में बहाल किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वक्तन प्रोग्राम आते रहते हैं। इस वक्त भी शायद गवर्नमेंट का हो कि जी इनको रिपेयर भी किया जाए। खस्ता हाल गेटों के अतराफ में तजावजात की भरमार है। इसकी मुरम्मत होनी चाहिए, इसको बहाल रखना चाहिए। हमारे शहर की शान है, हमारा एक नाम है। देखभाल ना होने से 3 गेट तो खत्म ही हो गए हैं। हुकूमत और महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस तारीखी दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक का जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदा तहमीना अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तहमीना, आप जेल में होंगे, ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक नैब के पास नहीं होंगे? जी फवाद, बिल्कुल। आज ख्वाजा बरादरान की छठी पेशी थी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में नैब टीम जो है वो दोनों भाइयों को लेकर यहाँ पर पहुंची और ख्वाजा बरादरान की जानिब से 15 रोजा जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरखास्त जो है वो जज साहब को पेश की गई, जिस पर अदालत जो है वो कन्विंस नहीं हुई और उन्हें जो है फौरी तौर पर जो है जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया।
अदालत जो है वो जज नजमुल हसन की ज़ेर निगरानी हुई और उन्होंने फैसला किया कि इन्हें फौरी तौर पर कैंप जेल भिजवा दिया जाए और 15 रोज बाद 16 फरवरी को दोबारा ख्वाजा बरादरान जो है वो इसी अदालत में पेश किए जाएंगे। ठीक है, तमीना अहमद आप हमारे साथ मौजूद थीं। और पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक का जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। 8वीं पेशी थी उनकी ये, और नैब की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई थी नैब की जानिब से, जिसे मुस्तरद कर दिया गया एहतसाब अदालत के जज की जानिब से, और फौरी तौर पर उन्हें कैंप जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। 15 रोज़ के अब जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल में होंगे ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक। अब 16 फरवरी को एक बार फिर इसी अदालत में इस केस की दोबारा समाअत होगी। फैसलाबाद में मोबाइल चोरी की दरखास्त देने पर मुल्जिमान ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना दिया। फिर पुलिस ने दरखास्त गुजार को ही गिरफ्तार कर लिया। जानते हैं शाहीन शहजादी से। शाहीन, ये क्या मामला है? दरखास्त गुजार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये पुलिस की अनोखी कार्रवाई सामने आई है कि जिस शख्स को मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया, पाइपों और डंडों से मारा है, सरे बाजार और फायरिंग भी की है, उनको गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस ने उसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसपे तशद्दुद हुआ है। वसीम नामी शहरी है जिसको जो थाना टिकरी वाला है उसके मेस रूम में पीछे बंद किया हुआ है, ताला लगाया हुआ है यहाँ से। और मीडिया पे जब ये खबर चली है उसके बाद ही 2 मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार भी किए हैं और FIR भी दर्ज हुई है। उससे पहले ना तो 4 रोज से कोई कार्रवाई की गई थी पुलिस की जानिब से, ना ही मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। उल्टा जिस शख्स पे तशद्दुद हुआ था उसको 4 दिन से हवालात में बंद किया हुआ है। उसका बाप भी दुहाइयां दे रहा है कि मेरा जो बच्चा है वो अंदर थाने में जो बंद है और ये यहाँ से उसको निकाल नहीं रहे हैं। जबकि यहाँ के जो SHO है खलील घुमन, उनसे इस हवाले से बात की है तो उनका ये कहना है कि हमारे पास वसीम नाम का कोई भी बंदा गिरफ्तार नहीं है, हमने तो मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं, वो वाले मुल्जिमान जिन्होंने तशद्दुद किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, सामान्य पीछे जाके फुटेज भी बनाई है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया शाहीन शहजादी, आपने हमें अपडेट किया। इस पर दरखास्त गुजार ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। क्या पता नहीं क्यों बंद किया है, वहाँ से हवाला से लेकर आए, मुझे यहाँ पे बंद करके चले गए। आपके साथ हुआ क्या था, किसने मारा था? मुझे लोगों ने वहाँ पे पैसरा के कुछ लोग, उन्होंने मुझे दुकान से उठाया, गुजरा रोड से चंग रोड तक मुझे मारते लेके गए। काफी दुनिया ने वीडियो वगैरह बनाई मेरी। क्यों मारा? इन्होंने पहले कुछ दिन पहले मोबाइल पैसे खोए मुझसे, मैंने कंप्लेंट की यहाँ पे, उसी वजह से उन्होंने मुझे मारा कि तुमने हमारे पे कंप्लेंट क्यों की। टेक्नोलॉजी के फ़वाइद अपनी जगह, मगर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल ने अपनाइयत छीन ली है। ना पहले जैसी महफिलें रहीं, ना ही गपशप रही। समाजी ज़िंदगी पर इंटरनेट के असरात बता रहे हैं इस्लामाबाद से ज़हीर अली। जिद्दत ने जिंदगी ही बदल दी, लेकिन ज्यादती अच्छी चीज की भी बुरी ही होती है। तभी तो टेक्नोलॉजी का रवाज समाजी तनज़ली का जरिया बनने लगा। बच्चों बड़ों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो एक लत बन गया। एक ही घर में रह के आपस में नहीं मिलते, बच्चे गेम लगा के दें उस पर दिखाना, और दूसरा ये कि वो इसके अंदर इतने एंगेज होते हैं कि वो आसपास जो एनवायरनमेंट है ना बिल्कुल कट ऑफ हो गया। राब्ते बहुत बढ़ गए मगर मेल जोल खत्म। ये किसी एक घराने का किस्सा नहीं बल्कि घर घर की यही कहानी है। इससे हमारे सोशल रिलेशनशिप वीक हुए हैं, हमारी सोशल लिबर्टीज कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। माहिरीन कहते हैं इंसानी नफ्सियात और समाजी कदरें तो अब दाव पर ही लग गईं। ये एक नफ्सियाती बीमारी है और इस नफ्सियाती बीमारी के अंदर मरीज की जो अलामात हैं वो ऐसी होती हैं कि वो सोशल एनवायरनमेंट से विड्रॉल की फीलिंग्स में चला जाता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के फवाइद बेशुमार से ही, लेकिन इसके बेताशा इस्तेमाल ने अपनों से अपना ये छीन ली। मोबाइल ताल्लुकात.com दोस्तियाँ, ऑनलाइन रिश्ते, नई नस्ल की सोशल लाइफ तो डिजिटल कुएं में गिर चुकी, जबकि वालिदैन परेशान भी हैं और किसी हद तक बेबस भी। कैमरामैन जमील मरवत के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।